लेक्चर देने से पहले मेरी एक बहुत ही मुद्दबाना आजिज़ाना एक आपसे दरख्वास्त है कि मैं 3 बजे से 5 बजे तक कॉल्स लेता हूँ। मेरा वो ऑफिस टाइमिंग का टाइमिंग है। मैं अपना वक्त निकाल के आपकी कॉल्स लेता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि अगर आपको 3 से 5 बजे तक टाइम नहीं मिलता तो मुझे वॉइस मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 0347 0006619। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं आपके वॉइस मैसेज का जवाब दे दिया करूँगा जब भी मुझे फ्री टाइम मिले। मेरी ऑफिस टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि ये हो कि मेरी ऑफिस टाइमिंग में डिस्टर्बेंस और ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले लेक्चर दिए थे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो उसके बाद काफ़ी क्यूरीज आई। एक बात मैं आपको वाज़ह कर दूं कि हर केस के जो हैं वो अपने हालातों वाक़यात होते हैं, लेकिन बेसिक फिनोमिना, बेसिक प्रोसीजर जो है वो सबके लिए एक होता है। मैंने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जिस निज पे आपको लेक्चर दिया था उसको मैं आगे बढ़ाते हुए कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एक मुल्ज़म गिरफ्तार हो जाता है और गिरफ्तार होने के बाद वो पुलिस के पास फिज़िकल रिमांड पे होता है, तो उस फिज़िकल रिमांड लेने तक का एक प्रोसीजर होता है जो हर पुलिस ऑफिसर ने कंप्लीट करना होता है, हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कंप्लीट करना होता है। अगर वो इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता तो अदालतें ये इन्फ्रेंस लेने पर मजबूर हो जाती हैं, ये सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि अगर दूसरी पार्टी या मुल्ज़म खुद ये कहे कि मैं इस गिरफ्तारी से पहले से इसके पास इलीगल कस्टडी में हूं, गिरफ्तार करने का पूरा प्रोसीजर लेट डाउन करे, लिखे, कैसे उसे इस मुल्ज़म की इंफॉर्मेशन मिली, कब मिली, किस दिन मिली, उस वक्त ये पुलिस ऑफिसर कहां था, उसके बाद इसने किस जगह से उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद वो किस टाइम थाना में लेके आया, क्योंकि थाना में एक रोजनामचा होता है, डेली डायरी। रोजनामचा में जो थाने के अंदर आता है उसका अंदराज भी होता है, जो थाने से बाहर जाता है उसका अंदराज भी होता है। इवन एक सुबह के टाइम स्वीपर भी आता है सफाई करने के लिए, तो रोजनामचे में उसका अंदराज होगा कि फलां फलां स्वीपर जो है वो इस वक्त उसने थाना में आमद दी, इस वक्त उसने अपनी रवानगी डाली। अब वो पुलिस वाला जब थाने में आएगा तो वो सीधा जाएगा मुहर्रर के पास, जिसके पास रोजनामचा होता है, जिसकी कस्टडी में रोजनामचा होता है, जिसने वो रोजनामचा मेंटेन करना होता है। वो मुहर्रर के पास जाएगा, वो सारी तफसील बताएगा कि मैंने इस मुल्ज़म को फ़लाँ जगह से फ़लाँ मुखबर की इतला पे या फ़लाँ बंदे के पॉइंट आउट करने पे या फ़लाँ बंदे ने इसको गिरफ़्तार किया हुआ था तो उससे मैं इसकी कस्टडी लेके आएगा। जो भी सिचुएशन होगी वो उसकी गिरफ़्तारी का फैक्टर उस रोज़नामचे में दर्ज करेगा। अब जो ही वो रोज़नामचे में दर्ज हो गया, अब उस वक्त से 24 घंटे शुरू हो गए। अब कानून एक्टिव हो गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसने इस मुल्ज़म को जिसको पकड़ा है उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। और अगर 24 घंटे से पहले पहले ये वो कंक्लूड कर लेता है कि इसके खिलाफ सफ़ा मिसल पर कोई ऐसी शहादत नहीं जिससे इसको गिरफ्तारी जो है ना उसको कंटिन्यू किया जाए, तो वो 169 के तहत उसको रिलीज़ कर देगा, उसके पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड या कोई श्योरिटी बॉन्ड लेके उसकी गिरफ्तारी को इल्तवा में डाल देगा। अब ये तो गिरफ्तारी का प्रोसेस हो गया। 24 घंटे तक अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, अपनी 24 घंटे की पूरी कार्रवाई बताएगा। कार्रवाई बताने के बाद वो किस मकसद के लिए उसका जिस्म चाहिए वो उसको मिलेगा। रिमांड के बारे में मैंने आपको एक पूरा डिटेल लेक्चर दे दिया हुआ है, उसको मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। अब सबसे क्रूशियल जो फैक्टर है उसकी गिरफ्तारी से लेके
रिमांड का प्रोसेस और रिमांड के बाद कंप्लीट होने के बाद, फिजिकल रिमांड कंप्लीट होने के बाद उसका जुडिशियल जाना, वो है इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल का बरामद होना मुल्ज़म की कस्टडी से, मुल्ज़म की निशानदेही से, मुल्ज़म की पॉइंटेशंस पे। अब अगर एक मुल्ज़म कहता है कि मैं फ़लाँ चीज़ जो कि इस मुकदमे का इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, जो इस्तगासा को फ़ायदा दे सकता है, जो इस्तगासा के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए कारआमद है, सपोज़ कत्ल हुआ है, पिस्टल से फायर मारे गए, उसके ऊपर एक्विजिशन है कि इसने पिस्टल से मरने वाले को फायर हिट किए, वो फिजिकल रिमांड में है, वो कहता है कि आला कत्ल मैं बरामद करवा सकता हूं। अब एक चीज आप जहन में रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन जितनी नेचुरल होगी उतनी माइंड अपीलिंग होगी, कोर्ट उसके ऊपर उतना ही ज्यादा एतबार करेगी। जितनी अननेचुरल होगी कोर्ट उसके ऊपर एतबार नहीं करेगी। खबर आती है कत्ल का मुल्ज़म बरी हो गया, फलां जुर्म का मुल्ज़म बरी हो गया, फलां जुर्म का मुल्ज़म अदालत ने बरी कर दिया। अब जब जाती है खबर पब्लिक में कि कोर्ट ने 2 कत्लों के मुल्ज़म को बरी कर दिया, पब्लिक लेमैन है, पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक में ये कॉन्सेप्ट जाता है कि अदालतें या तो नाअहल है, या अप्रोच हो गई, सिफारिश मान ली, या रिश्वत लेके छोड़ दिया। एक लेमैन के दिमाग में यही जाता है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि अदालतें किसी कल्प्रिट को बरी नहीं करती। अदालतों से बरी करवाया जाता है अगर किसी मुल्ज़म को, तो वो एक वाहिद इस्तगासा है। इस्तगासा किस पे मुश्तमिल है? उसमें कंप्लेनेंट भी शामिल है, उसमें गवाहान भी शामिल है, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी शामिल है। दर हकीकत इस्तगासा जो है इकट्ठा होके किसी मुल्ज़म को अदालत से बरी करवाता है। अगर नेचुरल तरीके से FIR दर्ज होगी, नेचुरल तरीके से उसकी गिरफ्तारी मुल्ज़म की होगी, नेचुरल तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, नेचुरल तरीके से वो गुनाहगार होगा, कोई अदालत उसको नहीं छोड़ेगी। अब नेचुरल तरीका क्या है? नेचुरल तरीका यह है कि जो हकीकतन हुआ, यहां पे एक कॉन्सेप्ट चलता है कि साजिश के मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, कि जैद और बकर ने साजिश की कि हमने A को मारना है, उसने साजिश के तहत B और C को असला दिया, वो जाके उसको मारा है। अब ये एक माना जाता है कि ना साजिश का जो गवाह है उसको सजा नहीं होनी। उसकी वजह क्या है? कि उसके खिलाफ जो एविडेंस पेश की जाती है वो अननेचुरल होती है। वो पुलिस वाले घिसा पिटा कि जी भाई आप मुझे ये बात बताएं कि मेरी और आपकी दुश्मनी है, आप अपनी बैठक में बैठ के मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं, तो मेरी एक्सेस उस बैठक में हो सकती है जहां पे मेरे दुश्मनदार बैठे हुए हैं, मेरे ग्रोह का बंदा है, मुल्ज़मान को पता है कि ये ग्रोह का बंदा है, हमारे मुखालिफ के ग्रोह का बंदा है, क्या उसकी एक्सेस हो सकती है उनकी बैठक में, उसके डेरे में, उसके कमरे में, उसके घर में, कि वो जाके सुन ले कि मुल्ज़मान ये कॉन्स्पिरेसी हैचअप कर रहे हैं? अननेचुरल है। इन्वेस्टिगेशन के फ्लॉज हैं जिसकी बुनियाद पे ये सारा कुछ होता है। एक ही सवाल पे वो गवाह फारग हो जाता है कि जनाब ये मुल्ज़मान को आप पहले से जानते थे? हाँ जी जानता था। ये क्योंकि उन्होंने बाई नेम बताना है कि जनाब वो गए, हाँ जी मैं जानता था। आपका तल्लक वास्ता मुद्दई पार्टी से है? जी बिल्कुल है। मुद्दई पार्टी का और मुल्ज़मान की दुश्मनी चल रही है? जी चल रही है। तो भाई फिर उन्होंने आपके सामने कॉन्स्पिरेसी क्यों करनी थी? उन्होंने आपके सामने साजिश क्यों करनी थी अगर उनको ये सारा कुछ पता है? इस वजह से कि अननेचुरल वे से शहादत पैदा की जाती है। जब भी अननेचुरल वे से शहादत पैदा की जाए तो क्या अदालतें कोई रिपोर्ट है? क्या अदालतें मैथमेटिशियन है कि 2 + 2 = 4? नहीं, अदालत भी एक गोश्त पोस्ट के इंसान पर मुश्तमिल है। अदालत को प्रिजाइड करने वाला एक आम
अक्ल, फ़हम, फ़रासत रखने वाला है, उसके रोब्स पे कवानीन हैं, लेकिन उन कवानीन को वो अपनी अक्ल और फ़रासत के तहत ही इस्तेमाल करता है। जब ऐसी अननेचुरल एविडेंस उसके सामने रखी जाएगी तो कोई अननेचुरल सोच रखने वाला ही जज सजा देगा। एक अक्ल, फ़हम और फ़रासत रखने वाला जज जो है वो उस शहादत पे रिलाई करके किसी को सज़ा नहीं देगा। फिर आपको ये सुनने में आता है कि जनाब जब प्रोसिक्यूशन, जब इस्तगासा इस किस्म की शहादत पेश करता है तो फिर ये आपको सुनने में आता है कि 2 कत्लों का, 3 कत्लों का, ये फ्रॉड का, ये फ़लाँ का, वो बरी हो गए। इसलिए आपको पता है आपकी किससे दुश्मनी है। आपको पता है कि एक बंदा आया, उसने फायर मारे, उसने 10 फायर मारे, 10 फायर मार के चला गया। अब आप उन 10 फायरों को 10 बंदों पे इंप्लीकेट करते हैं। जब आप 10 फायरों को 10 बंदों पे इंप्लीकेट करते हैं तो वहां पे शहादत डाउटफुल हो जाती है। अगर आप नेचुरल वे में जो हुआ है, आप नहीं आई विटनेस होते, आपको इत्तला मिलती है कि आपके भाई को फलां जगह फायर मार दिए गए, फौरी तौर पर आप जाते हैं, आपको फौरी तौर पर पता लगता है कि जनाब जैद जो है वो मोटरसाइकिल पे आया और उसने फायर मारे और निकल गए। अब आप जैद के पूरी फैमिली को आप उसमें इन्वॉल्व कर दें तो फिर एट द एंड जैद ने भी बरी होना है। अगर आप उसको जैद की हद तक ही रखें, आपको ये डाउट है ना कि हेयर से एविडेंस ना हो जाए कि जी हम अपने इलाके में बैठे हुए थे, हमें पता चला, हम आए तो पता चला कि चलें जी आपको ये डाउट है, आपको पढ़ाने वाले बड़े हैं कि जनाब ये सारा कुछ है सिलसिला कार। जी कत्ल की दुश्मनियों में कोई नेचुरल गवाह जो है वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है।